संगठन के ही लोग थे जिन लोगों ने मेरी तपस्या को नहीं समझा, मेरी ईमानदारी को नहीं समझा। फिर वो संगठन नहीं है, फिर वो आतंकवादी संगठन है। इनकी राजनीति वो हो गई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रहा। मैं आपके कैमरे के सामने कह पा रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कैमरे के सामने नहीं, दबी जबान से कह देंगे आपको। तो इसीलिए सबसे दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, दूर से ही अभिवादन कर लेते हैं। बैंक के अधिकारी हों, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वहीं ऑन स्पॉट उनको सजा देने का काम करते। वो जो विवाद हुए जो आपने अभी बताया केसर सिंह जी के जमाने में, वो जनता के लिए हुए। माननीय विधायक जी के जो हुए वो व्यक्तिगत अपने व्यक्ति के चक्कर में हुए, किसी आम जनता के लिए कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी है। आप लड़ाई लड़ी है उन्होंने, वो अपने व्यक्ति विशेष के लिए लड़ी है। हम उनका चेस्तरारीपन तब मानेंगे जब वो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जबकि वो कार्य करता है जो दिन रात विरोधियों से लड़ाई लड़के, विपक्षियों से लड़ाई लड़के, अपना मान सम्मान, अपना काम छोड़कर और जो है आपके लिए वोट देता है और वोट दिलवाने का काम करता है। उसकी बात को नहीं सुना जाता है। और उस चीज ने मेरा जीवन बहुत परिवर्तित किया। मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगा अंतिम समय में व्यक्ति अपने को ही याद करता है। लेकिन 70 करोड़ रुपया बकाया, विधायक आपका, चेयरमैन आपका, ब्लॉक प्रमुख दोनों ब्लॉक के आपके ही सांसद जी, आपके इन पदों को हटके भी जितने भी एमएलसी भी हैं, शिक्षक, विधायक और जो होते हैं, सारे भाजपा के। एक समाजवादी का नहीं है कि आप आरोप लगा सकें कि ये आदमी इसमें अड़चन पैदा कर रहा है। फिर भी किसानों का 70 करोड़ रुपया किसी की बस की बात नहीं है। अरे जो 1 रुपया बगैर अनुनय बिना निवेदन के दिलवा दें। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्टार शख्सियत। आज स्टार शख्सियत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एक छोटे से गांव से निकलकर नगर में आई, शिक्षा हासिल की, जज्बा था कुछ कर दिखाने का। उन्होंने एक संगठन ज्वाइन किया, लेकिन संगठन से उनका मन नहीं लगा संगठन में। उसके बाद उन्होंने संगठन भी छोड़ दिया। इसी को लेकर हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार। रियाज जी, अखिलेश गंगवार की बात अगर की जाए तो आप थोड़ा सा। परवेज भाई, सबसे पहले तो अखिलेश जी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे बड़े करीबी रहे हैं, बहुत परम मित्रों में से हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज उनसे बातचीत करने का मुझे यहाँ मौका मिला है। और बस मैं तो इतना ही कहूंगा, मैंने देखा है अखिलेश जी की राजनीति को बड़ी करीब से कि विधायक और मंत्री ब्लॉक प्रमुखों का वो रुतबा नहीं होता था जो अखिलेश जी का रुतबा होता था। या लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और भरोसा करके आपके पास न्याय के लिए आते थे। जब कोई आदमी पीड़ित होता था तो आपके पास चल के आता। आपने बहुत करीबी से देखा है। तो तहसील और नवाबगंज से जुड़े मुद्दों पर चूंकि आपने कहा ही है और उनके थोड़े से जीवन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अखिलेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके स्टार न्यूज भारत के सभी दर्शकों, समर्थकों और आपकी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, आभार आपका कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा, कैमरे के सामने मुझे लेकर आए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट। अखिलेश जी, जानना चाहेंगे, आप एक छोटे से गाँव में रहते थे। छोटे से गांव में आपने शिक्षा किस तरह से हासिल की और यहाँ तक जो आपने मुकाम हासिल किया, वो थोड़ा सा। ऐसा है, मेरा गांव जो है धौड़ेरा न्याय पंचायत में एक छोटा सा गांव पड़ता है श्यामपुर। वहां का मैं रहने वाला था। मेरे पिताजी एडवोकेट, यहाँ एडवोकेसी करते थे यहाँ नवाबगंज तहसील में, और बार एसोसिएशन के सचिव भी रहे। अच्छा। और उन्हीं के साथ वो जब सुबह वकालत करने आते थे तो मैं उन्हीं के साथ आता था। एक हमारे स्वर्गीय ताऊ जी थे, उन्हीं के साथी हमारे पिताजी के प्यारलाल गंगवार जी, उनका विद्यालय था ज्ञानोदय इंग्लिश स्कूल टाइप का कोई विद्यालय था। उसमें मेरी शुरुआती जो हम कहते हैं शुरुआत जो पढ़ाई की हुई वहां से हुई। इसके पश्चात में मैंने जब यहाँ पे हमारे माता पिता दोनों किराए पे आके रहने लगे, ये हासिम मियाँ की कोठी के पास में रवि रस्तोगी जी का मकान था, वहां हम रहते थे किराए पर। फिर हमारी जो प्रथम जो है हमारी पाठशाला जो रही वहां सरस्वती शिशु मंदिर जो हुआ करता था वहां से हुई। इसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने जो है अपना अध्ययन किया। इसके पश्चात मैं बहेड़ी चला गया। बहेड़ी से मैंने इंटर करने के पश्चात में बरेली कॉलेज से आपका जो है मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया राजनीति शास्त्र में, और इसके पश्चात आप लोगों के मध्य में हूँ। इस तरीके का मेरा जीवन यात्रा मेरी रही है। सन 95 में मेरे पिताजी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई। मेरा जीवन उससे परिवर्तित हुआ। पढ़ाई के साथ साथ समाज से संघर्ष करना
भी आवश्यक था, क्योंकि मेरे ऊपर कोई साया नहीं था, पिता का साया नहीं था। इसलिए सामाजिक संघर्ष को करते करते लोगों को समझना आया तो लोगों के भाव समझ में आने शुरू हुए और धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ता चला गया। स्वर्गीय केसर सिंह जी का दामन थामा, राजनीति का ककहरा उन्हीं के साथ सीखा और शुरू से लेकर आज तक उन्हीं के साथ में हूँ, उन्हीं के पचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अखिलेश जी, आप भाइयों में सबसे बड़े, छोटे भाई भी हैं आपके, वकील साहब, और किस तरह से ये पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी रही आपके? ऐसा था, हम जब हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए उस समय मेरी उम्र मात्र 10 साल थी, बाकी मेरे भाई बहन सब छोटे थे। तो सर्वप्रथम तो ये जिम्मेदारी थी किस तरीके से सभी का पालन पोषण हो पाए। तो सबसे पहले तो मैं चूंकि पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति हुआ करता था, बालक था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के तले वो चीजें मुझे त्यागनी पड़ी, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी भी मेरे आगे थी। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए कुछ चीजें त्याग करी, और त्याग करने के बाद में अपने छोटे भाई को एडवोकेट बनाया और आज वो तहसील में कार्यरत। नाम बता। उमेश चंद्र नाम है उसका। और मेरा छोटा भाई है यशवंत सिंह, वो स्पेयर पार्ट्स का एक बढ़िया जो है दुकान चला रहा है और अच्छा बिजनेसमैन व्यापार कर रहा है। और मैं भी जो है अपना कुछ ना कुछ अपने प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करके अपना काम चला रहा हूँ। लेकिन अखिलेश जी, आप विश्व हिंदू परिषद से कब जुड़े और उस समय नवाबगंज के हालात क्या थे? ऐसा था, मैं 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उस समय में संपर्क में आया श्री केदारनाथ गंगवार गुरुजी से, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य थे। उनके साथ में बैठा करता था और वो मुझसे बड़ा प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप विश्व हिंदू परिषद में जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कि चूंकि मैं संघ की विचारधारा से, संघ के विद्यालयों में पढ़ा हुआ था, संघ की विचारधारा से भली भांति परिचित था। तो उन्होंने मेरा नाम जो था तत्कालीन यहाँ विभाग प्रचारक जो थे उमाकांत गंगवार जी, उनको दिया। उन्होंने आए, मुझसे भेंट करी और उनको सारा कुछ ठीक लगा। तो सर्वप्रथम मुझे प्रखंड अध्यक्ष यहाँ का नवाबगंज का चुना गया। अखिलेश जी, विश्व हिंदू परिषद से आपकी शुरुआत हुई है, लेकिन हमने देखा कि केसर सिंह गंगवार जी के साथ जब वो बसपा में थे तो हमने देखा आप बहुजन समाज पार्टी में हमेशा जो भी चुनाव एमएलसी रहे वो, और जो भी बसपा में जितने टाइम तक उन्होंने राजनीति की, तो आप बसपा में हमेशा केसर सिंह गंगवार जी के साथ रहे। उसकी वजह यह थी कि मैं राजनीति की शुरुआत मेरी, आप पहचान जरूर मेरी विश्व हिंदू परिषद से है, लेकिन सर्वप्रथम मैंने 2006 में जब राजनीति में शुरुआत की तो मैंने एक संगठन बनाया था, कुर्मी युवा जन कल्याण समिति, अपने समाज का संगठन। क्योंकि हमारे समाज की स्थिति उस समय इस नगर में बड़ा दयनीय थी, हम आपको बताएं, क्योंकि उस समय हमारा समाज बहुतायत संख्या में यहाँ पे नहीं था। ज्यादातर ग्रामीण अंचल के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। और नगर की बात कर रहे हैं? नगर की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ गुंडा एलिमेंट टाइप के लोग थे जो उनका शोषण किया करते थे। इसको देखकर जब मैंने देखा कि यहाँ पर इन लोगों का शोषण होता है, कुछ लोग उनसे जो घर से वो बच्चे पैसे लेके आते हैं अपनी फीस इत्यादि जमा करने के लिए, उन्हें छीन लेते हैं, उनको व्यसनों में खर्च कर लेते हैं। तो उसके विरोध में मैंने कुर्मी युवा जन कल्याण समिति बनाई। और माननीय विधायक जी का उस समय केसर सिंह गंगवार जी जो थे, उस समय उनका भी जो है जनता की राजनीति में प्रथम कदम था। जिला पंचायत का चुनाव हारने के बाद में उन्होंने विधानसभा लड़ने का मन बनाया था। 2006 में उन्होंने अपने भतीजे पिंटू गंगवार जी के लिए यहाँ का ब्लॉक प्रमुख बनाया। तो उन्होंने मेरा दामन पकड़ा और उन्होंने मुझे राजनीति के रास्ते पर चलना सिखाया। तो इसलिए यही वजह रही कि वो विधायक जी जहां रहे केसर सिंह जी, मैं उनके साथ चला गया। परवेज भाई कोई? जी, एक तरफ तो आप विधायक जी के साथ में थे और दूसरी तरफ आप विश्व हिंदू परिषद से जब जुड़े थे, जी, जिला अध्यक्ष थे, तो उस समय किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा था, जैसे कि राजनीतिक समाज? मैं जब 2017 में यहाँ का विश्व हिंदू परिषद का प्रभार मेरे पास आया तो मैंने वो काम भी किए जो राजनीति दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी को खराब लगे, क्योंकि वो राजनीति में थे। राजनीति में तो आप जानते हैं स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन संगठनात्मक आप चीजें जानते हैं, कट्टरवादी संगठनों का ये फलसफा रहता है कि हमें हर हाल में जो है अपने संगठन के द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही चलना। तो हमारी जो हमें गाइडलाइन ऊपर से मिली थी, कई बार ऐसा हुआ कि हमारा और विधायक जी का टकराव हुआ, लेकिन चूंकि मैं संगठन के प्रति निष्ठा के शपथ लिया हुआ था तो मैंने माननीय विधायक जी की बात को नहीं माना और मैंने वो काम किए जो काम मुझे संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से करने चाहिए थे। कई मुकदमे ऐसे मैंने लिखाए, ये मुकदमे में मेरा आमना सामना रहा, विधायक जी उसकी पैरवी करते थे और हम जो मुकदमे लिखवाने पर रहते थे और वो मुकदमे लिखवाए। इसको लेके
माननीय विधायक केसर सिंह जी हमसे जो है रुष्ट भी रहे काफी 2-3 साल का 2 साल करीब हमसे काफी उनकी नाराजगी भी रही, लेकिन हमने संगठन के काम को वरीयता देते हुए धर्म के प्रति जो हमने संकल्प और शपथ ली थी उसको पूरा करने का कार्य किया। स्वर्गवासी केसर सिंह गंगवार जी को आपका गुरु माना जाता है, फिर भी टकराव की स्थिति पैदा हुई जी। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल दायित्व लेकर और उसका केवल लकीर पीटने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनका लोगों को नाम भी नहीं पता है। यहाँ पे जी ये नाम पता है तो उन्हें यही नहीं पता है कि इनमें कौन से पदाधिकारी हैं, कौन से पदाधिकारियों को किस अधिकारी से बात करनी चाहिए, किस अधिकारी से नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे विरोध करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने संगठन की शपथ ली थी, 10 दिवसीय में प्रशिक्षण करके आया था वहां पर और लगातार अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहता था, तो मैंने फिर संगठन की जब शपथ ले ली तो मैंने राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं। राजनीति आज भी मेरी महत्वाकांक्षा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने संगठन को बिल्कुल सही तरीके से पूरी ईमानदारी से निभाने का काम किया। धर्म का ध्वज जब मेरे हाथ में दिया गया तो धर्म का ध्वज मैंने गिरने नहीं दिया, नहीं झुकने दिया, और धर्म के ध्वज को मैंने, मेरी प्रथम वरीयता यही रही कि धर्म का ध्वज कहीं झुक ना पावे, और उसी हिसाब से मैं आगे चलता चला गया। लेकिन इसके बाद आपने संगठन को छोड़ क्यों दिया अचानक? ऐसा है, जब आपके त्याग का, जब आपके ईमानदारी का लोग गलत अर्थ लगाने लगे, लोग आपके कपड़ों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का अंश मानने लगे, और तो बहुत दूर की बात है, जेब की तो बहुत दूर की, कपड़ों का, आपके रहन सहन का, तो उस चीज में जब आपको अपेक्षित परिणाम जब ना मिले तो उससे दूरी बना लेना ही ठीक। और दूरी बनाने का कारण और कुछ नहीं था, संगठन के ही लोग थे जिन लोगों ने मेरी तपस्या को नहीं समझा, मेरी ईमानदारी को नहीं समझा, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विरोध करने का काम किया। अगर रियाज भाई के साथ में बैठा हूं तो इसमें भी एक विषय निकालने का काम किया, परवेज भाई के साथ बैठा हूं तो इसमें भी विषय निकालने का काम किया। तो इस तरीके की दोहरी राजनीति मेरी समझ में नहीं आई, मैं आपको बताऊं, और मैं कुछ चीजों से रुष्ट होकर मैंने संगठन का परित्याग किया। वही एक मेरा सवाल और, जैसे कि आपने कहा कि रियाज जी और हमारा भी नाम लिया था, एक तरफ आप कट्टरवादी संगठन से जुड़े हुए, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपके मुस्लिमों से भी काफी अच्छे ताल्लुक है। मैं कट्टरवादी संगठन से जरूर जुड़ा हुआ था, जो हमारे धर्म के मान बिंदुओं पर ठेस पहुंचाएगा उसके लिए हम तलवार आज भी हैं। धर्म के मान बिंदु का मतलब हमारे शास्त्रों पर, हम जिनकी पूजा पाठ करते हैं, हमारे भगवानों पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो उसके लिए हम जवाब देने के लिए आज भी। लेकिन अगर कोई हमारे साथ में अगर मित्रता का व्यवहार है तो हमें क्या मतलब है आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, आप किस धर्म से, हमारी बात तो केवल आपसे उन मुद्दों पर होनी नहीं है। आप हमारा सम्मान करते हो, कभी अगर आप मान लीजिए रियाज भाई हमें फोन करेंगे तो हम इनसे आदाब कर लेंगे, और ये हमें फोन करेंगे तो हम ये हमसे नमस्कार कर लेंगे, इन चीजों का मतलब ही नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे कोई शास्त्र नहीं कहता है कि हम किसी भी, कोई शास्त्र हमारा, चाहे गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, किसी भी शास्त्र हमारे नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी उसका जो है विरोध करें। हम तो अपने, यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद की आप जो बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद की बैठक की शुरुआत में सर्वप्रथम जो है जब बैठक की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो है श्लोक बोला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात इसका अर्थ यह है कि संसार के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रचित हर व्यक्ति का मंगल कल्याण हो। तो ईश्वर की रचना आप भी, हम तो आपको भी ईश्वर की रचना मानते हैं। आप भले ही अपने आप को अल्लाह की मानते हो, ईसाई अपने आप को मतलब जो है ईसा मसीह की मानते हो, और कोई धर्म के, अन्य धर्म के किसी और को मानते हो, लेकिन हमारी नजर में तो सब ईश्वर के, आपकी नजर में हम अल्लाह के बंदे, और हमारी नजर में आप ईश्वर के बंदे। तो हमारे दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर ठीक है तो उसके साथ हम ठीक व्यवहार करें। ये तो रही जो है आपके संगठन की, लेकिन अगर हम बात करें नवाबगंज की, जी राजी क्या कहना? अखिलेश जी, बात चल ही रही है संगठन छोड़ने तक की कि कैसे छोड़ा, परवेज जी का जो सवाल आपने बताया विस्तार से, लेकिन हमने बातचीत के शुरू में ही बताया था कि वो रुतबा हुआ करता था। आप जब विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष थे यहाँ के, हमने देखा एक बार को मंत्री, विधायक, सांसद की बात अधिकारी फेल कर देते थे, लेकिन आपकी बात को मानते थे। हमने देखा कोई मामला जब बड़ा होता था तो आपको फोन करके अधिकारी बुलाते थे, कॉल करते। तो ये पद छोड़ना या लोगों ने मजबूर कर दिया, छोड़ते हुए काफी तकलीफ हुई। मैंने किसी रुतबे के लिए काम नहीं किया, मैं आपको बताऊं, मुझे जो काम सौंपा गया था ईमानदारी से मैंने वो काम किया, और उसमें मुझे संगठन से निर्देश थे किसी राजनीति के किसी व्यक्ति की आपको कोई चाटुकारिता नहीं करनी है, तो मैंने चाटुकारिता नहीं करना स्वीकार किया। माननीय केसर सिंह जी के साथ में अंतिम 6 महीने जरूर मैंने गुजारे। उसकी वजह ये थी कि श्री राम जन्मभूमि के जब मंदिर का निर्माण हुआ तो
धर्म जो है रक्षा निधि टाइप इकट्ठी हुई समर्पण राशि जो अपने इस यहाँ पर यहाँ से कैंप लगा था। तो माननीय विधायक जी ने एक भी दिन अपने घर जाए बगैर, बरेली जाए बगैर, हिंदू मुसलमान हर व्यक्ति से पैसा इकट्ठा किया, एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई और इस नवाबगंज विधानसभा से इस बरेली मंडल का सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, जबकि अपने यहाँ पर इतने संपन्न लोग नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, लेकिन इसके पश्चात ये केसर सिंह जी की देन थी। तो जो व्यक्ति धर्म के प्रति इतना समर्पित था तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में भाव आया कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के में थी तो मैं उनके साथ रहा उनका कर्ज उतारने के लिए। सीधी साफ सी बात। अखिलेश जी एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, थोड़ा मुझसे ही थोड़ा जुड़ा हुआ है। मुझे मालूम है जब कुछ लोगों ने, मेरे जो राजनीतिक विरोधी लोग थे, उन्होंने मुझ पर एक तहरीर दी थी जी, मेरे खिलाफ 307 के मुकदमे की तैयारी थी, आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। अखबारों ने लिखा था कि मुस्लिम नेता पर दी तहरीर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोतवाल से भिड़े, ढंग वो हेडलाइन थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको, आपने जैसे कहा कि कहीं विश्व हिंदू परिषद बड़ा कट्टर, हम लोग मानते हैं बड़ा कट्टर संगठन, तो ये चीजें सब आड़े आई आपके क्या? नहीं, इन चीजों से एक बात बताइए, हमारा काम है अगर हम ताकत में है तो कमजोर की सहायता करना। जिस व्यक्ति ने आप पे प्रार्थना पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र नहीं बल्कि मुकदमा आप पे पंजीकृत हुआ था, मैं आपको सही बात बताऊं, आपको पूरा संज्ञान नहीं, जी जी, आप पे 307 का मुकदमा लिखा गया था। जी जी, लिखा गया और 307 का मुकदमा लिखा गया था। 307 का मुकदमा बगैर किसी जांच के रात में जैसी प्रार्थना पत्र दिया गया, और संगीन धारा होती 307 है। जी जी, ठीक है, बीएस में तब चेंज हो गई है, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी के अनुसार जो है 307 गंभीर धारा थी। हम पहुंचे, आप हमारे मित्र हैं, आज भी हैं, पुराने भी थे, और मित्र के बुरे समय पे मित्र के काम आना, ये हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार सिखाते हैं। उसी नाते मैं गया और जाने के बाद में मैंने बात करी, और बात करने के बाद में एक प्रार्थना पत्र आपकी तरफ से भी दिलवाया जी, और मैंने कि इस पे आप मुकदमा लिखिए। तो उन्होंने जब मना किया इस पर मुकदमा नहीं लिखा जाए, तो मैंने कहा आपने बगैर जांच के जब मुकदमा इसमें लिख दिया तो बगैर जांच के मुकदमा ये भी लिखिए, और उसके बाद आप जांच करिए दोनों मुकदमों की, जो सही हो उसमें चार्जशीट लगाइए और जो गलत हो उसमें एफआईआर लगाइए। तो तत्कालीन चौकी इंचार्ज सिरोही साहब थे, मुझे आज भी ध्यान है, जी जी, सिरोही साहब ने मुझसे वायदा किया कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं पर्चा काट के और 360 हटा के 323 दूंगा। 323 साधारण धाराएं हुआ था, वही हुआ। और साधारण धाराएं होने के बाद में भी, इसके बाद भी मैंने, ऐसा नहीं है कि उस बात को खत्म कर दिया हुआ। विनोद चाचा के यहाँ बैठ के पंचायत हुई और उस मुकदमे में दोनों में फैसलानामा दाखिल करवा दिया, इसको खत्म हुआ। लेकिन राज जी, अखिलेश जी जानना चाहेंगे, एक तरफ तो मित्रता आपकी, दूसरी तरफ आपका संगठन, कहीं ऐसा नहीं दबाव आप पे पड़ा? आज तक रियाज भाई ने कहीं पे भी संगठन का तो छोड़ो, कहीं इस तरीके कोई कृत्य नहीं किया। परवीन भाई जो चंदा इकट्ठे के विधायक, आपकी इबादत में, आपकी नमाज पढ़ने में, आपके त्योहार मनाने में संगठन को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, और ना संगठन को आपत्ति होनी चाहिए। अगर संगठन को फिर आपत्ति अगर आ रही है तो फिर वो संगठन नहीं है, फिर वो आतंकवादी संगठन है। इस तरीके का कोई मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, मैं आपको बताऊं, संगठन की तरफ से, और सारी चीजें ठीक थी। और रियाज भाई को लेकर मैंने खुल के अपने प्रांत संगठन मंत्री जी से कह दिया था, मैंने रियाज भाई मेरे परम मित्र हैं और आप कहो तो मैंने छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता। इससे पहले हमारे यहाँ ये जगह जो बनकर तैयार खड़ी है, इससे पहले यहाँ 15 साल आरिफ पेंटर नाम का व्यक्ति रहता था, फ्री ऑफ कास्ट रहा 15 साल, और आज भी मेरे सामने, चलो वो तो चला गया अभी 1 साल पहले, आज भी मेरी दुकान के सामने एक दुकान मेरी खाली है, उसमें दुकान में एक परवेज अंसारी नाम का लड़का रहता है, उसके पिताजी बचपन में खत्म हो गए थे, बेचारा मारा घूम गया, तो उसका काउंटर में रखाया। आज 15 साल होने जा रही, डेवलप्ड है, आज उसके बच्चे हैं और अच्छा पैसा उसके पास में, लेकिन आज भी किराया नहीं लेता हूँ उससे। तो ये इंसानियत है, इसे मैं किसी धर्म के खातिर नहीं छोड़ सकता, इंसानियत सबसे ऊपर है। बात संगठन की रही, आप संगठन से भी जुड़े रहे, और अगर बात नवाबगंज की करें, आप नवाबगंज के रहने वाले, मौजूदा हालात में जो है नवाबगंज की राजनीति, इसे किस नजरिए से आप देखते? नवाबगंज की राजनीति वो हो गई अपनी अपनी डपली, अपना अपना रहा। आप मेरे हिसाब से 3 बड़े जनप्रतिनिधि तो आपके नवाबगंज में हर समय आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर आप एक के यहाँ पहुंच गए तो दूसरा आपको गलत निगाह से देखेगा, 2 के यहाँ पहुंच गए तो तीसरा गलत निगाह से देखेगा। यहाँ पर आपस में ही व्यवस्थाएं इतनी खराब हो चुकी हैं, आपस में ही इतना मतलब मनमुटाव है कि वो मंच पे तो साथ में दिखते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा आपस में दूरियां हैं कि एक दूसरे का मान मर्दन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। अखिलेश जी बात कर रहे हैं एक दूसरे, तो यहाँ एक दूसरा कोई है ही नहीं, सारे भाजपा के हैं, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, बिल्कुल चेयरमैन, बिल्कुल। तो आपस में लग रहा है भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है नवाब में। नहीं ठीक है, नहीं ना, व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं है, पार्टी के दृष्टिकोण से ठीक है, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, सब एक में चुप दिखाई देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ठीक नहीं चल रहा है। ठीक सबको पता है,
कोई मंच पर वो चीज अलग है, मैं आपके कैमरे के सामने कह पा रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कैमरे के सामने नहीं, दबी जबान से कह देंगे आपके लिए। सभी लोग जानते हैं जी जी। कि यहाँ पर लकीर खींच के काम हो रहा है। अगर आप एक दरबार हाजिरी देने गए तो दूसरे माननीय जो है नाराज हो जाएंगे, वो तत्काल कोई ना कोई आपके ऊपर जो है वो गिरा देंगे। हम तो इसीलिए सबसे दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, दूर से ही अभिवादन कर लेते हैं। तो अखिलेश जी फिर बात आई, चूंकि आपकी राजनीतिक सफर पर हम थोड़ा सा चर्चा हुई और बातों हुई, लेकिन अब थोड़ा स्वर्गवासी केसर सिंह गंगवार जी, आप चेले थे उनके, आप उन्हें गुरु मानते थे। राजनीतिक उस टाइम की राजनीति जिस ढंग से विधायक केसर सिंह गंगवार जी ने की, स्वर्गवासी विधायक केसर सिंह जी, और आज की जो राजनीति चल रही है, आपने कहा ही काफी कुछ है, लेकिन और कितना बड़ा अंतर। हमने देखा विधायक जी ने बड़े बड़े अच्छे अधिकारियों को मुर्गा बनाया रोटों पर। एक राजनीति में जो विधायक का रुतबा होना चाहिए वो नजर आता था विधायक जी के राजनीति में, चाहे बैंक के अधिकारी हों, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वहीं ऑन स्पॉट उनको सजा देने का काम करते थे। थाने में भी हमने देखा एक बार कोतवाल से भिड़े। और आज किस ढंग से आज हमारे विधायक जी बड़े सरल हैं। सरल है विधायक जी, ठीक है सरल है, लेकिन कई विवाद उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ बस फर्क कहां पे है, वो जो विवाद हुए जो आपने अभी बताया केसर सिंह जी के जमाने में, वो जनता के लिए हुए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जी। सभी जनता के, आम आदमियों को, जनता के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी क्षमा चाहते हुए मैं ये बात कहूंगा, माननीय विधायक जी के जो हुए हैं वो व्यक्तिगत अपने व्यक्ति के चक्कर में हुए, किसी जनता के, आम जनता के लिए कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी है। आप लड़ाई लड़ी है उन्होंने, वो अपने व्यक्ति विशेष के लिए लड़ी है। बहुत सी वीडियो वायरल हुई, बहुत सी चीजें वायरल हुई, लेकिन वो जनता के लिए नहीं है। हम उनका तेज तरारीपन तब मानेंगे जब वो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए उन्हें, क्योंकि नवाबगंज की जनता आक्रामक राजनीति देखने की आदी रही है और आक्रामकता से उन्हें राजनीति करनी होगी, तभी जाके जो सपने जो है हम लोगों ने देख के उन्हें विधायक बनाया है, वो सपने तभी साकार होंगे। अभी 1 साल का लंबा समय है और इन चीजों में सुधार अगर वो कर लेते हैं तो नवाबगंज उन्हें फिर से आंखों बैठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फिर से आंखों पे बिठाने के लिए बिठाएगा अगर राजनीति बदलाव। मतलब आपको लग रहा है कि अभी वो लाइन पर नहीं है, लाइन चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल कहीं लाइन पर नहीं है। आक्रामक हम सब वो लोग हैं जो एक फोन पे हमने ठीक है भेज रहा हूं उन्हें, पता लगा फोन करके भेज रहा है, पता चली उसी को बंद कर दिया। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है इस कार्यकाल के दौरान कि माननीय विधायक जी ने फोन करके भेजा उसे, उसको सारे को उठा के बंद कर दिया, उसके और लाठी दो और जमा के मारी, इसके बाद उसको 51 चालान कर दिया। मतलब अधिकारी बेलगाम है, ये लगाम सुन नहीं रहे हैं, बेलगाम है। उसकी वजह क्या है हम आपको बताएं। उसकी वजह ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि को, मैं अकेले माननीय विधायक जी का नाम नहीं लूंगा, सभी जनप्रतिनिधि नाम लूंगा। यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों को फोन करते हैं तो पहले उनका पूछते हैं, हाँ जी क्या मामला है ये, तो अधिकारी जब जिसे काम नहीं करना तो वो तो उल्टा ही समझा पाएगा। यहाँ खुद के विवेक से काम नहीं करते और जो सामने आया उसकी बात को पूरा नहीं सुनते, उसकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। जबकि वो कार्य करता है जो दिन रात विरोधियों से लड़ाई लड़के, विपक्षियों से लड़ाई लड़के, अपना मान सम्मान, अपना काम छोड़कर और जो है आपके लिए वोट देता है और वोट दिलवाने का काम करता है। उसकी बात को नहीं सुना जाता है, उनकी बात भरोसा करा जाता है, जो अधिकारी कहे जाते हैं। उस बात को कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करी जाती कि ये जो कह रहा है वो ठीक है या वो कह रहा है वो ठीक है। अच्छा अगर इनकी गलती है तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब देख लेना। तो फिर आपके पास आदमी आया क्यों? अधिकारी से अगर न्याय नहीं मिला तभी तो आपके पास आया है, और आप उससे कह रहे हैं अपने हिसाब देख लेना, तो फिर उसका आपके पास आने का फायदा क्या निकला? बात सही है अखिलेश जी, लेकिन इस जिस ढंग के आप मतलब पार्टी के नेताओं पर, भाजपा पार्टी के नेताओं पर, बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे, इसके पीछे ये तो नहीं, जैसे हमने एक बार देखा था परवेज भाई, आपको ध्यान होगा कोरोना काल के दौर में विधायक जी जब अस्पताल में एडमिट थे और उन्हें लगा कि मेरा आखिरी टाइम आएगा, हर किसी को महसूस होता है, ये ऊपर वाले एक ये कहा जाता है, तो उन्होंने आपको कॉल किया, आपको फोन किया, वो आवाज समझ नहीं पाए, हमने सुना था उसको भी। अखिलेश भाई, विधायक जी ने जब आखिरी टाइम आपको कॉल किया, वो क्या बात हुई, कुछ आप समझ पाए थे, और किस ढंग की आपके दिमाग में, अपने दिल में वो बातचीत है? मैं आपको बताऊं, घर कर गई उनकी। आज आपने उस बात पे फिर से कुरेदा है। उन्होंने जब मुझे फोन किया तो उस समय उनके बाइक पाइप वगैरह पड़े हुए थे, वेंटिलेटर पे थे, वो बोल तो नहीं पा रहे थे। तो मैंने शुरुआत में उनसे ये कहा, मैंने कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन दूसरी बार तुरंत 5 मिनट के बाद में मेरे पास वीडियो कॉल आई उनकी, जी ठीक है, वो नंबर से, जो नंबर मेरे पास कभी मौजूद नहीं, मेरे पास पहले नहीं था नंबर, व्यक्तिगत नंबर लेने में रुचि भी नहीं रहती मेरी किसी की। उस नंबर से कॉल आई और उनका हाथ इस तरीके से जो है मुझे देख रहे थे, वो इस तरीके से उनका हाथ कुछ कहना चाह रहे थे।
और उस चीज ने मेरा जीवन बहुत परिवर्तित किया, मैं आपको बताऊं। और उस चीज के उनके जाने के बाद में मैंने ये संकल्प लिया कि हो सकता है मुझसे भी कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा आगे जो है चीजों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और मैं उनके उसी आदेश को समझ लीजिए और उनकी उसी मतलब निवेदन को समझ लीजिए, अब मैं उसको मान के उनके परिवार के साथ में आज भी निस्वार्थ खड़ा हुआ हूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का कि साहब उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उससे मैं कोई स्वार्थ कमाने का काम करूंगा या मैं अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने का काम करूंगा। मैं निस्वार्थ लगा हुआ हूं उनके बेटे से, मैंने उनके बेटे से भी कह रखा है मैंने आपके परिवार में अगर कभी भी आपको जब उचित मुकाम मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता उन्होंने वो अपना गोल क्या तय कर किए बैठे हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो भी तय करें वो उनका हेडेक है। लेकिन मेरा मतलब मानना ये कि राजनीति में वो कुल मिला के ऐसा मुकाम पाए जो उनके पिता का नाम लंबे समय तक जीवित रहे। तो जो उन्होंने बात कही थी आपसे, आपने जो महसूस किया, उसी कड़ी में आप आज उनके सुपुत्र हैं विशाल गंगवार। मेरे लिए आज भी वो बिल्कुल, आज आपने बात को कहा तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि अभी जस्ट मुझसे पहले ही ये बात हुई, वो 2 मिनट पहले मेरे जहन में आज भी वो चीजें जीवंत हैं, मैं आपको बताऊं। और मुझे कहीं ना कहीं उन चीजों का मुझे ये लगा, अंतिम समय में व्यक्ति अपने को ही याद करता है जी। मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे साथ एक वाकया हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं मरने के बिल्कुल कगार पे था, मेरे ऊपर से ट्रैक्टर और ट्राली जुट्टा की जब उतर गई थी तो मुझे ध्यान है कि मुझे किसका ध्यान आया था जी। उस समय व्यक्ति को केवल उस पर ध्यान आता है जिसमें वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और वो फोन जो है मेरे पास जो आया है उसने मेरा जीवन कहीं ना कहीं बदलने और मैं हालांकि मुझे स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, लेकिन अगर विशाल गंगवार के साथ मेरा नाम जुड़ता है तो वास्तविकता में इसमें कोई गलत बात नहीं है। विशाल गंगवार के लिए मैं समर्पित हूँ और जीवन के हर उस क्षण तक समर्पित रहूंगा, भले वो राजनीति ना करे, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा उस परिवार के साथ। अखिलेश जी, यही तो वजह नहीं है, अभी हमने देखा कुछ आपके दिल्ली तक का सफर, जैसे संगठन में बदलाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष बदले, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में बदलाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए, नए बने, तुरंत दिल्ली का सफर तय कर आया विशाल जी के साथ। फोटो हमने सोशल मीडिया पर देखे कि 27 की तैयारी अभी तो शुरू कर दी है ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई 27 की तैयारी को लेकर, लेकिन फिलहाल गए थे मिलने के लिए, क्योंकि मिलने का पैसे क्यों जाएगा आदमी? टिकट भाई टिकट हो सकता है, टिकट पहले भी चर्चा थी कि स्वर्गवासी केसर सिंह गंगवार जी का ही टिकट उनके परिवार को मिलेगा, वहां टिकट कट गया। टिकट की कोई बात नहीं हुई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी से अच्छे समय, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो कुछ समय के लिए मुलाकात हुई छड़क, लेकिन जो है राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं पंकज चौधरी जी, उनसे काफी देर करीब आधे घंटे बैठ के बातचीत हुई। कोई ऐसा विषय नहीं आया टिकट को लेकर, और जो है बस नमस्ते हुई और सारी चीजें पार्टी के जो है विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात हुई और कोई विशेष बात नहीं हुई मेरे सामने। लेकिन बात वही आई, तैयारी तो उनकी 27 की है, 27 की है, टिकट तो मांग रहे हैं, दावेदार तो बिल्कुल पहले भी थे। दावेदारी को स्वस्थ स्पर्धा रहती है भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी कर सकता है जो है टिकट मांगने की। पिछली बार भी कई लोग तो फिर और लोग जो टिकट मांग रहे हैं, जी जी जो विधायक जी तो हैं ही, हाँ इसके अलावा फिर मुझे का भी नाम चल रहा है कि टिकट की शायद दावेदारी में चल रहा है, जी 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 और हाँ, और इसके अलावा हमारे रमेश गंगवार जी, समाज सेवी रमेश गंगवार जी का भी नाम। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से कहीं ना कहीं आपकी दुनिया मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ। मुझे ये तो आता नहीं कि आज इसकी चाय पी आज उसकी चाय पी। जिसके साथ आप विधायक डॉक्टर एमपीआर ना एमपीआर जी के साथ थे, बिल्कुल एमपीआर जी के साथ थे। अपने हम सुझाव भी दिया विशाल गंगवार जी के लिए, हमने की विरोध में जाने से कोई फायदा नहीं है, पार्टी ने जो तय कर दिया उसके हिसाब से आप चलिए। आपके पिताजी ने लंबा समय, आपके पिताजी को विधायक बनने में 15 साल लग गए, आप पहली बार में विधायक बनने की कोशिश कर रहे हो। संघर्ष करने में, संघर्ष की मतलब मंजिल मिलने में समय लगता है। लेकिन विशाल जी का परिवार कहें, स्वर्गवासी केसर सिंह गंगवार जी का परिवार कहें, कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में रहे। उषा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ी विधानसभा, पिंटू गंगवार भाजपा प्रत्याशी के सामने, अलग बात है, बड़ा टक्कर से चुनाव लड़ा, बड़ा मजबूती से रहा, कुछ वोटों से ही आ रहे। और ये भी है कि इन्हीं का परिवार जो है केसर सिंह गंगवार जी का परिवार, या ये इन्हें कहीं ना कहीं निगेटिव तो ना पड़ जाए इनके लिए? निगेटिव क्यों होना चाहिए? निगेटिव का मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए उनकी चाची जी चुनाव लड़ी थी विशाल गंगवार जी की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। हाँ, विशाल जी ने जो अपने बीडीसी थे वो, नहीं मैं विधायक जी की बात कर रहा हूं। जी विधायक जी ने, आपको पता है उन्होंने लगातार माननीय विधायक जी के साथ में, एमपीआर जी के साथ में बैठकें करी और लोगों से, अपने जो लोग थे उनसे ऐसे ही नहीं पुरजोर तरीके से कहा कि अगर मैं विधायक जी यहाँ विधायक नहीं बने तो मैं नवाबगंज विधानसभा में कदम ले सकूं। इस तरीके की बातें करी और जो है फिर प्रमुखी के चुनाव में भी यहाँ पर डॉक्टर ए के गंगवार जी का खुला समर्थन दिया उन्होंने, और जो वोट थे उनके डॉक्टर ए के गंगवार जी के लिए दिए। चाहते तो भाई को पीछे से राजनीति में भाई परिवार नहीं देखा जाता है। राजनीति में तो हम जिस विचारधारा से
चल रहे हैं उस विचारधारा पे चला जाता है। और पार्टी ने जिसे तय कर दिया था, अगर उनके भाई को तय करते तो उन्हें लड़ाते, भाई को नहीं तय किया, उन्हें तय किया तो उन्होंने लड़ाया। अगले जी एक और सवाल रहेगा यहाँ पर, जहाँ बात विशाल जी की चल रही है। स्वर्गवासी केसर सिंह गंगवार जी का एक दो रुतबा था, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, प्रमुख, बेटे को बनाया या भतीजे कह दें, है ना, बेटे को भी बनाया, वो बेटे भी रहे थे। हाँ जी जी। और मुनिंदर जी की पत्नी रही। जी जी। लेकिन उस सब के बाद एक चीज समझ में नहीं आती है हमें कि जैसे रमेश जी टिकट मांग रहे हैं, हमने देखा विशाल गंगवार जब विधानसभा चुनाव नहीं होते बड़ी तगड़ी रैलियां होती थी, पूरा रामलीला भर जाता था। विशाल गंगवार हजारियों की संख्या लेकर आते थे, इधर रमेश गंगवार हजारियों की संख्या लाते थे। इतना सब कुछ होने के बाद हमने लास्ट में देखा चुनाव के बाद, चुनाव जीती, सरकार बनी। सरकार बनने के बाद छापे जो पड़े, विशाल जी के घर पर भी पड़े और रमेश जी के भी घर पर, चाहे ईडी के छापे हो, चाहे पुलिस के छापे हो। आखिर ये राजनीति क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये राजनीति में तो भाई इन चीजों का राजनीति से नहीं, पार्टी को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। हमने देखा रमेश जी ने बड़ी बड़ी सभा करी, विशाल जी ने सैकड़ों गाड़ियां जा रही थी। जब अपने अमित शाह जी आए थे बरेली, मैंने वो भी देखी थी, कवरेज की थी मैंने, बहुत सैकड़ों की तादाद में विशाल जी भी ले गए रमेश। फिर इन्हीं पे छापे पड़ रहे हैं। क्या राजनीति है? राजनीति में यही चीजें तो हैं। राजनीति में ये लोग कराने वाले की ऐसा नहीं कि सरकार कहीं कर रही है, सरकार के लोग कराने वाले हैं। वो लोग जो आपको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आगे आने वाली स्थिति समय में कहीं आप इस हमारी सीट के कहीं वो ना हो जाए, मतलब दावेदार ना हो जाए। वो लोग इस तरीके के काम कराते हैं आपस में, जिस कमजोर करने के प्रयास रहते हैं। और ये कमजोर, भाई केसर सिंह गंगवार कोई गवाबगंज विधानसभा का नाम नहीं था। केसर सिंह गंगवार पूरे मंडल के नेता थे। बहुत लोग उनके समर्थक थे, बहुत लोग तो उनके विरोधी भी थे जो आपस में थे। आपको सारी चीजें पता है, बरेली तक की मंडल की राजनीति किया करते थे, तो बहुत से ऐसे विरोधी थे भाई जो बरेली अपने रहे। यहाँ जो है उन लोगों ने कहीं कोई कार्ड खेला और वो कहीं ना कहीं वो हुआ। खैर उसका दुष्परिणाम जो उन लोगों को भुगतना भी पड़ा, जिन्होंने ये दुस्साहस किया था। उस कप्तान को ट्रांसफर होना पड़ा, उससे उसका जो दाव था जो विरोधी का वो उल्टा पड़ा। आप ये देखिए कि विशाल गंगवार पे कार्रवाई तो वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी, केवल जो है उठा के ले जाना, नेता तो बंद होते रहते हैं, कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। और इसके पश्चात में और वो कार्रवाई जो है तुरंत कप्तान को यहाँ से डिमोशन होकर जाना पड़ा, यहाँ से इतनी बड़ी कार्रवाई उस पर हुई। विशाल गंगवार का कद जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को भी पता लगा कि विशाल गंगवार का कद क्या है, इन पर हाथ डालने का मतलब क्या होगा। ये चीजें हैं, तो राजनीति में सारी चीजें चलती रहती है। अच्छा, ये तो रही इधर की राजनीति जी, ढंग से आज राजनीति की हमने बात की कि ढंग से कार्रवाई हुई। लेकिन एक दौर था बाबू चेतराम गंगवार जी मंत्री जी का, दौर था प्रमुख बेचेलाल गंगवार जी का, कुंवर सेन गंगवार जी, बात करें हम अपने जो हैं गेंदर लाल गंगवार जी, थोड़े टाइम विधायक रहे, साफ सुथरी। छोटे मास्टर छोटेलाल गंगवार जी को भी इसमें शामिल करेंगे हम, हाँ, लेकिन हम अभी विधायक जी भगवत जी को इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो अलग बात है, उस पर अलग चर्चा करेंगे उन्हीं से। तो इन लोगों के दौर में बड़ी साफ सुथरी राजनीति होती, विरोधी को भी पसंद करते थे। उसमें थोड़ा सा इनकी राजनीति अगर आपने देखी सुना है, भाई उस समय लोग व्यक्तित्व को देखकर वोट दिया करते थे, कौन व्यक्ति किस टाइप का। ये वो लोग थे कि अगर किसी व्यक्ति का हैरेसमेंट हो जाया करता था गलत तरीके से, तो ये लोग जाकर थाने दरबार में बवाल मचा दिया करते थे। उस जमाने में सोशल मीडिया, मोबाइल कैमरे इत्यादि नहीं हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया भी बड़ा मुश्किल से मिला करती थी, एक आधा अखबार चलता होता होगा। तो वो जमाना अलग था। वो जमाने में लोग जो है लॉयल लोगों को पसंद किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है, आदमी जो है आज के जमाने में पार्टी ने जिसे तय कर दिया उसको हम चुनाव लड़ाते हैं, चाहे वो अच्छा आदमी सही चाहे खराब आदमी सही। तो जरूरी नहीं है पार्टी से हर बार निर्णय सही हो, कभी कभी खराब निर्णय भी होते हैं। और जो है उसी की वजह से कहीं ना कहीं पे, और आप सारी चीजें जान रहे हो। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कैमरे के सामने, आजकल कोई बाहर का मंत्री आवेगा तो दिखावे के लिए, भले अनिल चौधरी के यहाँ एक बार रोटी खाया है, बाकी वो चाय नाश्ता उनका भाई बड़े बेहतरीन होना, जहाँ होएगा बेहतरीन वहीं पे जो है बैठेगा, तो भाई बेहतरीन नाश्ता चाय पानी वही करा सकता है जो कहीं से अलग से आमदनी करेगा, और बेहतरीन गिफ्ट भी वही दे सकता है जो कहीं अलग से आमदनी करेगा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं राजनीति का परिदृश्य बदला, और जो है आज लोग मजबूरी में क्या करें फिर उसी। ऐसा नहीं नवाबगंज में कहीं अब मुद्दों से हटके जो है जाति और धर्म की राजनीति शुरू होगी? नहीं, जाति धर्म की राजनीति क्यों शुरू होगी? जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पे? जाति धर्म की राजनीति कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो चल रहा है बस सभी को पता है।
आप लोग बताइए, अच्छा मुस्लिम आज की डेट में कौन भाजपा को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बराबर। ठीक है, तो उसी हिसाब से हिंदू इकट्ठा हो गया, हिंदू मतलब वो अपना भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। अच्छा अखिलेश जी, एक चीज और है, जी जी नवाबगंज के अंदर जो लकीर खींच का काम किए स्वर्गवासी केसर सिंह गंगवार जी ने, बरखंका रोड जी 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 सैतल वाला जादवपुर तक मार दिए, आपका अटल आवासीय विद्यालय, ये सब परवेज भाई उन्हीं की देन थी। लेकिन जब उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जब आते हैं, योगी जी, तो केसर सिंह गंगवार जी का नाम भी नहीं लिया गया। हमने उसको कार्यक्रम को कवरेज किया था, कैसा महसूस हुआ? मैं आपको बता, बात ठीक है आपकी, और कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अब बड़े मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं और उनके संज्ञान में भी शायद चीजें नहीं रहती हैं। मान लीजिए हम पर जिम्मेवारी एक नवाबगंज विधानसभा की, तो हम तो सारी चीजें ध्यान रखते हैं। पूरे प्रदेश की जहाँ जिम्मेवारी होती है, और प्रदेश के साथ साथ आप देख रहे हैं नेशनल लेवल पे योगी जी को जगह जगह जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां उन्हें जो स्टार प्रचारक बना के भेजा जा रहा है। और तो हो सकता है उनके नॉलेज में ना हो, उनके पीएसओ वगैरह ने जो उन्होंने लिख के दिया वो उन्होंने बोल दिया होगा। अब ये गलतियां कहीं ना कहीं पे यहाँ पर संचालन जो करते हैं, संचालन वाले उन्हें भी तो एक आध लफ्ज कहिए उनके दौर से। ये चाटने की राजनीति जो शुरू हुई है ना आज की डेट में, पहले लोग कट्टर हुआ करते थे, कट्टरवादी राजनीति करते थे, जिसके साथ है उसके साथ है। आज क्या है, जो ताकत में लोग उसके साथ में। आज डॉक्टर साहब के बारे में लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे काम नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब हमारी मदद नहीं करते, तो उसकी वजह यह डॉक्टर साहब जब 3 चुनाव हारे तो डॉक्टर साहब के साथ कितने लोग पहुंचे उन्हें सांत्वना देने के लिए, और जो लोग उनके साथ रहे आज वो सम्मान भी पा रहे हैं, मौज भी उठा रहे हैं। जो लोग उनके साथ थे वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं सारे। टिकट मिलने के बाद तो सभी लोग उनके साथ में थे, वो मना करनी पड़ती थी, भाई साहब गाड़ी मत लेके आओ, लोग तब भी गाड़ी पीछे दौड़ा रहे थे। चुनाव में जरूरत पड़ी कहीं पर? चुनाव तो ऐसे ही हो गया, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को वोट दिया लोगों ने, और तो वो क्यों भाई जो बताओ सब लोगों को लिए पागल बने घूमेंगे? जो बताओ जिन लोगों ने बुरे वक्त में यही वजह तो नहीं है कि आप भी पहले बादशाहत हासिल करना चाहते हैं विशाल के रूप में, नवाबगंज की बादशाहत सीट पर कब्जा करके, फिर आपकी भी लालसा होगी कि कहीं ना कहीं फिर मुखी छीलने, कहीं गन्ना चेयरमैन का तो छील, तो हाँ पीछे से आके कहीं। मैंने इस बारे में बहुत चिंतन करा जी। राजनीति जो है एक सीधे सरल और कम पूंजी वाले आदमी के लिए नहीं करनी चाहिए आज के दौर चाहे उसे फ्री में गिफ्ट मिले तब भी नहीं करनी चाहिए। और जिन्हें फ्री में गिफ्ट मिला है उनके हालात आगे देख लेना आप क्या होंगे जी। जिनको भी मिला है। राजनीति जो है, डॉक्टर एमपीआर जी शायद इस नवाबगंज में कोई भी एमडी या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा नहीं है उनके बराबर ओपीडी करता हुआ। अस्पताल भी ठीक ठाक चलता था, कोई ऐसे व्यसन में भी नहीं है जो साहब पैसा खर्च करते हो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के आदमी, उनको लोगों ने कहा यार कि बहुत कमजोर आदमी है बेचारे, यार पैसे से बहुत कमजोर है, उन्हें कमजोर बताया लोगों ने जी। तो ये हम जैसे लोगों का काम नहीं है राजनीति। भाई राजनीति बहुत पैसे वाले लोगों का काम है, और हम तो ये बात जानते हैं छोटी राजनीति से पेट भरेगा नहीं, बड़ी करने की हैसियत नहीं अपनी। अभी बात नगर की चल रही थी, आपने कुछ देर पहले कहा था कि अपनी धपली अपनी राग वाली बात की थी, जो क्या लगता है आपने इशारा जो किया था 3 जनप्रतिनिधियों की तरफ, क्या लगता है चुनाव के वक्त तो एक मंच पे होते ही ये सभी चुनाव, लेकिन उसके बाद आज जो बिखराव की स्थिति आप जो बता रहे हैं, तो वो कुछ आने वाले चुनाव में उससे फर्क पड़ेगा? ऐसा है, जब हम खाई को खोदते हैं ना तो हमें ये अंदाज नहीं होता है कि हम कितनी गहरी खाई खोद रहे हैं। ठीक है, नेता है, नेताओं में आपस में मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि सभी लोगों ने अपने अपने 20-20, 25-25 से क्राइटेरिया के लोग बना रखे हैं, और वो लोग जो है समाज में विष घोलने का काम करते हैं। मतलब जो गुटबाजी जिस तरह गुटबाजी कर एक दूसरे के प्रति ऐसी विष घोलने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि मैंने ये देखा, विधानसभा चुनाव के बाद एक चुनाव हुआ सिंबल से, नगर पालिका की मेंबरी का चुनाव, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष का चुनाव। एक आध जगह की मैं आपको बताऊं स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे और हारे वो। आपने तो मेंबरी की बात कही, अगर अखिलेश जी अगर हम बात करें परवेज भाई, हम लोगों ने देखा था अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, नवाबगंज विधानसभा से विधायक मंत्री रहे भगवत शरण गंगवार जी, ये जब पीलीभीत में चुनाव लड़े
कितने भाजपा के लोग इन्हें चुनाव लड़ाने के गए, फोटो वायरल हुए, लेकिन वो वक्त पर हम पर हैं वो फोटो। लेकिन अभी इसका समय नहीं, जब समय नजदीक आएगा हम उन पर जरूर चर्चा करेंगे, उन्हीं नेताओं से करेंगे जो चुनाव लड़ाने गए। बिल्कुल गए ना जी को, मतलब यहाँ के भाजपा के नेता समाजवादी को चुनाव लड़ा रहे हैं और फिर यहाँ के कट्टर भाजपाई हो जाते हैं। रियाज भाई, यहाँ भाजपा, सपा, बसपा, इत्यादि दे मिल्लत और भी जो भी है, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर। नहीं अखिलेश भाई है ऐसा पार्टी जो नहीं है यहाँ पर, केवल व्यक्तिवाद है। मैं आपको बताऊं, अगर मुसलमान अगर कहीं चला जाए तो उस पर तो इतने पता चला बंदिश, थाने, तहसील, मुकदमे हो रहे। आज जिनके जो खास व्यक्ति उन्हीं के तो काम कर रहे हैं। चाहे किसी जनप्रतिनिधि के पास पहुंच जाइए आप, नगर पालिका चेयरमैन साहब को बने हुए कितना समय हो गया बताइए आप? कितना समय हो गया? ये तीसरा साल है। तीसरा साल है। हमारे घर के आगे के रोड, जो कि रोड हमारे धुर विरोधी डॉक्टर ताहिर ने डलवाया था जी, जबकि हमारा उनसे इतना बड़ा विरोध था कि हमने उन पर मुकदमा लिखवाया। हाँ लिखवाया, और जिनके खाते लिखवाया वो आज चेयरमैन है, उनके भैया चेयरमैन है, 2 स्लिप नहीं डलवा पाए आज तक। डिप जरा से 2 डिप, वो भी हमें अपने लिए जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे इस रोड से ज्यादातर बच्चे और बच्चियां जाते हैं, रात में भी, सुबह को भी कोचिंग के लिए जाते हैं। एक बार एक बच्ची बेचारी उस नाली में गिर गई, काफी चौड़ी 1-1.5 फीट की नाली है और गहरी नाली है। उन बच्चों के लिए नहीं डलवा पाए आज तक, डलवा पाए आप? ये बताइए, चेयरमैन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आप। क्या उम्मीद करें साहब, ये बताओ, ऐसी क्या फायदा है ऐसे उससे? क्या पार्टी पार्टी का होने से कोई मतलब नहीं है ऐसी पार्टी। यहाँ पे पार्टी नहीं, तो क्या लगता है नवाबगंज की राजनीति जो पुराने चेहरों की घूमती है? नवाबगंज की पार्टी व्यक्तिवादी लोगों के ऊपर, व्यक्तिवादी जो लोग हैं, आप हैं, आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले समय में लाभ वही लेंगे जो आपके आसपास के आपके निजी लोग हैं। आप ये बताइए, कार्यकर्ता को कितना लाभ मिला कहीं पे? कार्यकर्ता तो पिट भी रहा, मुकदमे भी झेल लिया, और इसके बाद में जो है नहीं सुनी जा रही है कहीं पे। और व्यक्ति अगर संबंध आप समाजवादी के हैं और आपके संबंध अगर हैं अच्छे, आना जाना पहले से है या अटैचियों का आदान प्रदान है, तो फिर काम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। लोग खुले नारे लगा के भगवत जी के साथ घूमे और आज जो है आदान प्रदान किस तरफ इशारा है? पैसा की तरफ आप समझदार है। और मैं जिन लोगों ये तो बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने कराया उसको समझ रहे हो, नहीं ये हुआ है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है सबके पीछे कि जो, लेकिन मैं इतने पीछे छुरी लेके भाजपा के पीठ में खड़े हैं। अच्छा, हमें यह भी मालूम है जितना बड़े विरोध मुसलमानों ने कभी भाजपा का विरोध नहीं किया, पुतले नहीं फूके किसी नेता के, हिंदुओं नहीं फूके, वो वीडियो भी हैं, लेकिन समय पर दिखाएंगे। अभी समय नहीं है। अगर हम दिखा देते हैं तो चेहरे सामने आएंगे जो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जैसे पहले तैरी ने दे दी, फिर अखिलेश भाई को जाना पड़ेगा हमारे लिए। लेकिन परवेज भाई, ये लौट फिर के सारी बात हुई, तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे हमें चर्चा करना है, जिस पर बातचीत हम अक्सर कर रहे हैं, आपने बड़ी जान झोंकी है, मैंने देखी आपकी खबरें किसानों के दर्द की। अखिलेश भाई आप भी किसान हैं, किसान फैमिली से ही हैं, तो किसानों की यहाँ जो समस्या है, 70 करोड़ बकाया, आंदोलन भी किया सुनीता गंगवार जी ने, एक वो किस वजह से धरना उनका खत्म कराया गया उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन 70 करोड़ रुपया बकाया। विधायक आपका, चेयरमैन आपका, ब्लॉक प्रमुख दोनों ब्लॉक के आपके ही सांसद जी, आपके इन पदों को हटके भी जितने भी एमएलसी भी हैं, शिक्षक, विधायक और जो होते हैं, सारे भाजपा के, एक समाजवादी का नहीं है कि आप आरोप लगा सकें कि ये आदमी इसमें अड़चन पैदा कर रहा है। फिर भी किसानों का 70 करोड़ रुपया ऐसा है। ओसवाल ग्रुप जो है, जो आप जिन नाम बता रहे हो, ये ओसवाल का जो ग्रुप का जो चेयरपर्सन है ना, उनके सामने ये बहुत छोटे लोग हैं। इनके किसी की बस की बात नहीं है। अरे जो 1 रुपया बगैर अनुनय बिना निवेदन के दिलवा दें अपनी दम पे। तो आपने विधायक जी, सांसद जी को भी छोटा बता दिया? बिल्कुल छोटे हैं। अगर नहीं मिल पा रहा, इतना सब कुछ होने के बाद नहीं मिल पा रहा, विधायक जी का वर्जन है अभी कि 16 तारीख को पेमेंट हो जाएगा। हमने, वो मेरा इंटरव्यू, पता नहीं किसका, मैंने तो आप हो सकता है मेरा ही आपका बता 16 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा। क्या मतलब है यार, इस तरीके का जब तक मामला क्लियर ना हो तो आप तक क्यों कहते हैं इस चीज के लिए? ये बताइए। अच्छा, उस बार नीलाम हो रही है, नीलाम का कौन इतने पैसे लगा देगा? जितना पैसा है, जितने पैसे की जमीन नहीं उतने पैसे सरकारी बोली रखी थी आपने उसकी। ये सारा प्री प्लान चल रहा है। तो लगता है किसान मायूसी रहेगा अभी भी जो हालात हैं। किसान तो हमेशा से ठगा जा रहा है और
ऐसी ठगा जाएगा। अच्छा अखिलेश जी, इतना कुछ होने के बाद भी हमने देखा जो सुनीता जी धरने पे बैठी, परवेज भाई आपने तो डेली कवरेज की, किसान नहीं आए उस धरने में। किसानों को पता है, किसानों को पता है कि ढाक के 3 पात ही रहने हैं। तो किसानों को अच्छी तरीके से पता था कि हमारा कुछ भी नहीं होना, कोई ना कोई अपनी राजनीति की चमका के हाथ भाग जाएगा। लोग अपनी लिखित आश्वासन दिया कि 3 महीने में जो है पेमेंट। अच्छा क्या कर लोगे आप? नहीं मिलता है 3 महीने में, किसी अधिकारी को पकड़ लेंगे हम लोग। परवेज भाई ये कोर्ट में कितने लाख मुकदमे चल रहे हैं और कितने समय चल रहे हैं, कितनों को न्याय मिल पाता, ये बता दो आप। इसमें कमी आप किसकी? जो पेमेंट किसानों का करने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, आखिर जिम्मेदार फिर कौन? सोसाइटी जिम्मेदार है। इतनी मजबूत सोसाइटी है जो कि उस पर कोई कार्रवाई। सोसाइटी जिम्मेदार है। सोसाइटी किसान और फैक्ट्री के बीच का ब्रोकर है। गन्ना किसान सोसाइटी को ही देता है, समिति को देता है, फैक्ट्री को नहीं देता है। डायरेक्ट ब्रोकर है जी, ब्रोकर की जिम्मेवारी है। अब ब्रोकर की शुद्धि क्या होती है आप सब जानते हैं। ब्रोकर की ये जिम्मेवारी है कि अगर कहीं से कुछ कमीशन उठा रहा बिचौलिया तो वो उसके प्रति पूरी वफादारी करे। जैसे कोई अगर मान लीजिए ब्रोकर कोई प्लाट किसी को दिलाता है, 2% कमीशन लेता है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको नक्शा भी निकलवा के दिखवा दे, उसे 12 साला भी निकलवा के दिखवा दे, उसे लोन इत्यादि भी दिखवा दे। ये जिम्मेवारी होती है। समिति को जब अच्छी तरीके से पता था कि ये फैक्ट्री के हालात अच्छे नहीं है, तो कायदे में जो काम आज हुआ है, इस सत्र में हुआ है, वो काम पहले हो जाना चाहिए था, बायकाट हो जाना चाहिए था। आज सबको सेंटर्स मिल गए, किसान इसलिए शांत है, चलो पिछला तो डूबा हुआ है, क्या कर सकता है किसान? कमजोर होता है, किसान गरीब होता है। एक साथ 16 के संबंध जब चुनाव पहुंचते तब तक तो वो बेचारा डर जाता है। तो बेचारा वो लड़ाई कहां से कहां तक लड़ाएगा? पंजाब किसान नहीं है जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ कई सौ जाने गंवाने के बाद भी डटे रहे। बिल्कुल, ये पंजाब के किसान थोड़ा लंबा पॉडकास्ट, काफी बातचीत हो चुकी, राजनीति पे ही बात हुई, किसानों की समस्याओं पे बात हुई। लेकिन अगर नगर की हम बात करें, विधानसभा की, तो ऐसी कौन सी नवाबगंज विधानसभा की समस्या है जिसे नेता नजरअंदाज कर, और आपकी नजर में वो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीज है नगर के लिए? खासकर नगर की बात करें जी, नगर कस्बे के लिए, क्योंकि पूरे देहात क्षेत्र का लोगों का अगर हब है तो नवाबीगंज, यहीं आना, यहीं से। मुख्य समस्या नवाबगंज नगर की जो है, जो प्राइवेट वाहन है इनकी पार्किंग के लिए, इसकी पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती। जो जाम की स्थिति हाईवे पे बनी जाम की रहती है। स्थिति, जितने आपकी ट्रेन घूम रही है, ठेले लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम सभी लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो हमने देखा कि एक जगह हब बनी हुई साहब, चाट हब, तो चाट के ठेले एक ही जगह लगेंगे, बाकी कहीं नहीं लगेंगे साहब। जी, ठीक है। कायदे में तो हमारा पटेल चौक से लेके और खारजा रोड तक नो वेंडर जोन होना चाहिए। कोई ठेला, कोई सवारी, कोई कुछ नहीं। मैं इस बारे में पत्र लिखने को था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुरापात क्यों करो, खाली उसमें बहुत से लोग हैं। पत्र तो किसे लिख रहे हैं? पत्र तो अपने चेयरमैन साहब को लिख दें। मैं पत्र में अधिकारियों को लिखता हूं, उन्हें लिखने से क्या मतलब? कायदे में एक बात ये बताइए आप, जो ऑफिस के सामने पीछे जगह खाली है, सामने भी जगह खाली है, सामने सिंचाई विभाग की जगह खाली है, रोडवेज पूरा खाली है, हम स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर यहां पर बना सकते हैं। और नगर पालिका अपने आप में इलेक्ट्रोफाई पावर है, नगर पालिका को ये ताकत है कि वो अपने यहां पर पड़ी हुई संपत्तियों का सही उपयोग कर सकती है। लेकिन ये लोग तो जो है कई बार अतिक्रमण भी हटा चुके हैं। अतिक्रमण हटने से कुछ नहीं होगा। आप मैंने अगर मान लीजिए मेरी दुकान के आगे अगर थोड़ा सा सामान अगर मैंने लगा लिया, उससे अतिक्रमण नहीं होता। अतिक्रमण की मेन समस्याएं जो है वो क्या होता है, आपने देखा होगा ठंडों में ही जाम लगता है। उसकी वजह क्या होती है? ठंड में आदमी, हर व्यक्ति तो 10 बजे से पहले निकलता नहीं और 4 बजे से पहले वापस होने का प्रयास करता है। जी जी, तो वो सीमित 4-6 घंटे हैं केवल, उन्हीं समय आदमी निकलता है, इसलिए भीड़ ज्यादा महसूस होती है। हमें सबसे पहले तो ये अपने प्राइवेट जो वाहन है हमारे, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और कायदे में जो भीतर वाले रोड पर जो व्यवस्थाएं हैं, मेन रोड थोड़ी सी जो है, जो कचहरी रोड है, अपना तहसील के लिए रोड जा रही है, वहां पे 10 से लेकर 5 तक, जैसे को तूफान है पे हम लोग रिक्शा नहीं ले जा सकते थे, इस तरीके की व्यवस्थाएं बन जाए, बढ़िया व्यवस्थाएं बन जाएंगी। यातायात के समय यातायात वहां चलता है। नवंबर में किसी जनप्रतिनिधि ने क्या कोशिश करी कि हम सभी को बुला के सभी को चाले, कितने एक्सीडेंट हो, कितने लोग मर जाते हैं। किसी जनप्रतिनिधि ने ये कोशिश करी कि हम एक बढ़िया यातायात के संबंध में बैठक बुलाएं और सभी को, चालकों को, सब वाहन चालकों को, सब टेम्पू चालकों को बुलाएं और सबको हिदायत दें कि आगे आने वाला समय कोहरे का आ रहा है, आप लोग सब लाइट व्यवस्था अच्छी रखें और गति सीमा में चलें। बढ़िया किसी अधिकारी को बुला लेते यातायात के, एक बढ़िया संदेश चला जाता, लोगों को भी लगता कि हमें हिदायत दी गई हमारे बड़ों की तरफ से, लेकिन कोई हिदायत नहीं। अच्छा, बात करें आने वाले चुनाव की, विधानसभा को लेकर 2027 को लेकर, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा?
ये मैं इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं खुद इसमें निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। निर्णय लेने का काम भी ऊपर लोगों का, बदलाव होना ना होना टिकट के ऊपर आधारित होता है। किसका टिकट होगा, आप मान लीजिए आप डॉक्टर साहब के बारे में बात करेंगे, फिर मैं पूछूंगा सामने किसका टिकट होगा, तो वो भी आश्वस्त नहीं है। अब बीएसपी किसका टिकट होगा वो तो खैर भविष्य ही तय करता है। जैसे डॉक्टर एमपीआर जी का जब टिकट हुआ तो लोगों ने कहा, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा सपा की खेमे में मिठाइयां बढ़ गई थी, हाँ कि अब यार इन्हें कोई, ये तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, जिसका भविष्य, जिसका चमकना होता है सितारा उसका चमकते रहता है। ये कोई नहीं, हम आप निर्णय नहीं ले सकते, ये भविष्य कर्म हो चुका है। तमाम मुद्दों में बात हुई। परवेज भाई, काफी लंबा इंटरव्यू है, ब्रॉडकास्ट काफी लंबा। तो अखिलेश जी, स्टार न्यूज भारत में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लंबी वार्ता हुई है, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के पॉडकास्ट में ये थे हमारे साथ अखिलेश गंगवार जी, चंद ने जो है इनकी जिंदगी को लेके, इनकी शिक्षा को लेके और राजनीतिक मुद्दों को लेके जो है तमाम तरह की इनसे जो है बातें की हैं। तो अगले संडे फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। देखते रहिए स्टार न्यूज भारत का खास प्रोग्राम स्टार शख्सियत।